तो क्या हाल है बच्चों। आज हम आ गए हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का 5th लेक्चर लेके, जिसमें हम बात करने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर, प्लस हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे उस पर कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालते हैं शूमेकर फॉर्मूले के साथ। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर जाके देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 है, आज लेक्चर नंबर 5 आपके सामने है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो हेडिंग लगा ली जाए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या कभी कभी क्या होता है ना, इसको पोटेंशियल भी बोल देते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या मतलब होता है इसका? इसकी डेफिनेशन लिख लो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ऑफ outermost shell from isolated gaseous atom। अगर हमारे पास कोई एटम है और उसके लास्ट शेल से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मान लो ये हमारे पास कोई एटम है और इसके लास्ट शेल से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या जितना लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है, मैंने उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस पर आ गया प्लस। पहले ये लिख लो, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच आई से भी, या फिर इसको आई और ई सीधा बोल देते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर एक एटम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी मैंने दी दैट इज IE1। अब इस प्लस को उठाओ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, इस बार आ गया 2 माइनस, यहाँ पर जो एनर्जी लगी दैट इज IE2। अब दोबारा से इसको उठाओ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और निकाला, इस बार आ गया 3। अब जरा ध्यान दो, कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा लगी होगी? मुझे किस बार सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? देखो यहाँ पर तो ये न्यूट्रल है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। लेकिन इस केस में क्या है, इस पर ऑलरेडी प्लस आ गया, तो इलेक्ट्रॉन को लूज ही नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, इस पर प्लस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और यहाँ पर 2 प्लस है, तो ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करना चाहेगा, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी 3 सबसे ज़्यादा देनी पड़ती है, देन 2 एंड देन 1। क्लियर? आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻⁹ जूल, या आप बोल सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होते हैं 96 किलो जूल पर मोल। ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन, इसको नोट करो। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो वेरी कैसे करती है, आपके ग्रुप्स में या पीरियड में किस तरह वेरी करती है। तो अगर इसकी मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट ऐसे जाने पे, अब लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, लास्ट टाइम बताया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो हमारा बढ़ जाता है। अब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से अब ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। दिस इज हायर। तो इधर की तरफ जाने में क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ जाओगे, टॉप से बॉटम क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहते हैं, लास्ट टाइम बताया था।
जिसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स को n से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से साइज कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर इसका साइज ज़्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो एंथैल्पी क्या हो गई, कम। तो लेफ्ट टू राइट पे बढ़ती है, टॉप से बॉटम पे कम होती है। इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसे छाप लो। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं? पहला जो फैक्टर होता है दैट इज साइज ऑफ एटम। देखो जितना ज़्यादा एटम का साइज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ता चला जाएगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजीली हम रिमूव कर सकते हैं, तो कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। दूसरा इसका फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अभी भी बताया था, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, तो एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तीसरा जो फैक्टर होता है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपके पास P3, P6, D5, D10 या F7 या F14 है, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है लास्ट में, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड। और इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है वो हाईली स्टेबल हो जाती है। क्यों जाती है हाईली स्टेबल? ड्यू टू सिमेट्री की वजह से उसे सिमेट्री मिल जाती है। जैसे P का एग्जांपल लें, P में अगर 3 हैं तो हाफ फिल्ड हो गया, यहाँ पर सिमेट्री बढ़िया इसमें अचीव हो जाती है। और अगर P6 भी हो गए, सॉरी P6 नहीं, हाँ P6, और अगर P6 हो गए तो क्या हो गया, ये फुली फिल्ड हो गया। अब भी इसकी सिमेट्री अचीव हो जाती है। इस सिमेट्री की वजह से हाईली स्टेबल होती है, और हाईली स्टेबल की वजह से ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगी ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगी। तो अगर आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ती है, तो इन केसेस में एंथैल्पी बढ़ जाती है। और जिसका लास्ट फैक्टर होता है हमारा वो होता है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है S की, देन P, देन D एंड F। पेनिट्रेशन पावर से क्या कहना चाहते हैं, मान लो ये न्यूक्लियस है, S की जो हमारी शेप होती है वो सर्कल होती है, P की शेप डंबल होती है, D की शेप डबल डंबल होती है, और F की बहुत ही ज़्यादा फ्यूज होती है शेप। अब क्या होगा, S सबसे पास होता है न्यूक्लियस के और वो सीधा पेनिट्रेट करता है। S जो है सीधा पेनिट्रेट करेगा और वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस को कवर कर लेगा। मतलब अगर इसके पास ये गया तो ये पूरा सर्कल की वजह से पूरा कवर कर लेगा उसको, तो न्यूक्लियस का थोड़ा बहुत चार्ज भी पीछे नहीं जा पाता। और अगर चार्ज पीछे नहीं जा रहा तो हम इलेक्ट्रॉन जो हैं आउटर शेल के उसको इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है इस S की वजह से। P की अगर हम बात करें, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा तो P की डंबल होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चार्ज जो है वो पीछे चला जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एंथैल्पी ज़्यादा देनी पड़ती है। डी में बहुत ज़्यादा चार्ज निकल जाता है, ये डबल डंबल होता है, और ये तो बहुत ज़्यादा फ्यूज़ होता है। तो सबसे अच्छी पावर पेनिट्रेशन पावर एस की होती है और पी की होती है, इसको नोट कर लें। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कुछ एक्सेप्शंस की, जहां से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चंस हैं। पहली जो इसकी एक्सेप्शन आती है वो है, जितनी भी हमारी नोबल गैसेस होती हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, जितनी भी हमारी नोबल गैसेस होती हैं उनकी एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, याद रखना। और हीलियम की तो इतनी ज़्यादा हो जाती है
कि मोस्ट हाईएस्ट होती है इसकी इन पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। और ये नॉर्मल सी बात भी है, ऐसे जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है लेफ्ट टू राइट जाने पे, और हमारा कहाँ आता है, ये राइट की तरफ आता है, तो सबसे ज़्यादा हीलियम की होती है। नीचे लिथियम, हीलियम के बाद नियोन की हो जाएगी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, इन सब की ज़्यादा होती है। पहली एक्सेप्शन। अगर हम दूसरी एक्सेप्शन की बात करें, हाइड्रोजन हीलियम के बाद आता है हमारा लिथियम। जरा ध्यान दो यहाँ पे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो क्या आ जाएगी, 1s2, 2s1, ये हो जाएगा 2s2, ये 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। अब अगर ऐसे हम ट्रेंड को देखें, लेफ्ट टू राइट जाने पे एंथैल्पी बढ़ती है, तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा होनी चाहिए हमारी नियॉन की, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे एंथैल्पी बढ़ती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ रहा है। लेकिन ज़रा यहाँ पे ध्यान दो, 2s2 और 2p3, ये जो 2p3 है ये हाफ फिल्ड है। हाफ फील्ड से क्या मतलब हुआ, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहेगा। हाफ फील्ड मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और यहां पे ध्यान दो, 2s2 और s की पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है, ड्यू टू पेनिट्रेशन पावर। तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा, इसीलिए क्या होता है, बेरिलियम की एंथैल्पी बोरोन से ज़्यादा और नाइट्रोजन की एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है। ये इसका दूसरा एक्सेप्शन है। इसके बाद अगर ध्यान दोगे तो नियोन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जो आते हैं उसमें भी सेम ट्रेंड फॉलो होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा दें लिख के, कहा दें नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यहां पर भी क्या होगा, इधर की साइड एंथैल्पी बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन में 2p3 होता है तो इसकी हो जाती है हमारी 3p3 और इसकी हो जाती है हमारी 3s2। तो हाफ फील्ड होने की वजह से, हाईली स्टेबल होने की वजह से और इसकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी होने की वजह से मैग्नीशियम की ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर फॉस्फोरस की ज़्यादा हो जाती है। ये आपका दूसरा एक्सेप्शन है, इसको नोट कर लें। जैसे कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, बेरिलियम एंड बोरोन which have second highest ionization enthalpy। अगर हमारे पास बेरिलियम और बोरोन है तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, तो कैसे करेंगे, बेरिलियम, बोरोन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 और इसका 5। कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा इसकी, कितनी हो जाएगी, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p1। तो पहली एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, 1। यहाँ पे देखो ये पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है, ऊपर से F हमारा फुली फिल्ड भी है, और 2p1 ना ये फुली फिल्ड है ना ये हाफ फिल्ड है, मतलब हम इसका इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं बजाय इसके, तो पहली एंथैल्पी तो इसकी ज़्यादा हुई। अब इन दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर कितने बचे होंगे, 1s2, 2s1 और यहाँ पर कितना बचा होगा, 1s2, 2s2। अब सेकंड किसकी ज़्यादा होगी, अब इस बार 2s2 ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया और वो हाफ हो गया, तो इस बार एनर्जी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, एंथैल्पी, सॉरी पहले किसकी ज़्यादा थी, पहले इसकी ज़्यादा थी बेरिलियम की, इस बार किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, बोरोन की ज़्यादा हो जाएगी। तो बोरोन की एंथैल्पी ज़्यादा होती है बेरिलियम से, आयोनाइजेशन सेकंड। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इसको नोट कर लें। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अगर हम बदल दें, यहाँ पर मैं बोल दूँ नाइट्रोजन और यहाँ पर बोल दूँ ऑक्सीजन, और फिर से वही बताना है सेकंड किसकी ज़्यादा होगी, तो नाइट्रोजन को लिखो
और ऑक्सीजन को लिखो। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 7, इसका कितना होता है 8। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, इसकी कितनी हो जाएगी 1s2 2s2 2p4। अब ये क्या है p3 क्या है हाफ फील्ड है हमारा, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी लूज नहीं करने वाला, तो इस बार इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहली तो नाइट्रोजन की ज़्यादा हो गई, लेकिन अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ बचेगा 1s2 2s2 2p2 और यहाँ बच जाएगा 1s2 2s2 2p3। अब इस बार ये हाफ फिल्ड हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा ऑक्सीजन की एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। 2 किसकी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की, तो सेकंड वाली में ऑक्सीजन की ज़्यादा है नाइट्रोजन से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एंथैल्पी पे पूछ लेते हैं, इसको नोट कर लें। नोट हो गया। अब इसका जो अगला एक्सेप्शन होता है वो होता है हमारा, जो हमारा यहीं पे करते हैं, ग्रुप 13 के जो हमारे एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 13 के एलिमेंट पे ध्यान दो। जब हम नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, जिसकी वजह से एंथैल्पी कम होती है। तो सबसे ज़्यादा तो इसकी होनी चाहिए, नीचे जाने पे कम होनी चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। देखने को क्या मिलता है, देखने का जो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू वाइज है वो क्या आई हैं, वो आई है हमारी ये एक्चुअल ट्रेंड है। अब इसके रीज़न है, वो 12th में ना पूरा चैप्टर होता है इसके रीजंस को समझने के लिए, पर अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जो हमारा लास्ट का हमारा एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन पर इसलिए आ जाता है क्योंकि यहां पर हमें देखने को मिलता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो 4f में जाते हैं। और मैंने कल बताया था जो 4f होता है हमारा, उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, वो न्यूक्लियस के चार्ज को ना अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता, चार्ज पीछे तक चला जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके साइज को छोटा कर देता है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं एंथैल्पी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए ये ऊपर चला जाता है। इसको हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। अब यहां पर आ जाओ, ये जो गैलियम है ये ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि यहां पर हमारा होता है ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां पर इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। और हम जानते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी, डी भी क्या दिखाता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है। और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से चार्ज पीछे तक जाएगा और साइज छोटा हो जाएगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो एंथैल्पी ज़्यादा देनी पड़ती है, इसलिए गैलियम का ज़्यादा हो जाता है एल्यूमिनियम से। तो ये बुक में इसका ग्राफ मिल जाता है एक इस तरीके से बना हुआ। सबसे ज़्यादा होती है बी बोरोन की, देन सेकंड यहाँ पर आ जाता है, उससे थोड़ी कम किसकी होती है गैलियम की, तो गैलियम यहाँ पे आ जाता है, उससे कम एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर आ जाता है, और सबसे कम इंडियम की, तो ये यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से इसको ग्राफ्स की हेल्प से भी समझाया जाता है, इसको नोट कर लें। नोट हो गया। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, हमारी जो है ना डी ब्लॉक की जो हमारी सीरीज होती हैं उसमें हमारी होती है 5D सीरीज, 3D सीरीज, 4D एंड 5D सीरीज। तो इसमें क्या ट्रेंड होता है, 5D सीरीज में सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, देन 3D एंड देन 4D। रीज़न क्या होता है, इसका भी रीज़न सेम होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे F में जाते हैं, F का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, चार्ज पीछे तक जाएगा, जिससे की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो 5D का सबसे ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। उसके बाद 3D और 4D, इसको नोट कर लें। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। क्वेश्चन क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो कितनी है 2.18 10⁻⁻⁹ जूल। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन किलो जूल पर मोल। हमें इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी है, मतलब इसके ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इतनी है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है,
कि इसको वहाँ से रिमूव करना है ग्राउंड स्टेट में, मतलब सीधा इसको वहाँ से निकाल देना है। और हम जानते हैं जब बाहर इन्फिनिटी में कितनी एनर्जी होती है, वहाँ पर होती है जीरो एनर्जी। ये सेकंड चैप्टर में पढ़ाया जाता है। अब जरा ध्यान दो, अगर हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बाहर की एनर्जी है जीरो, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है 2.18, तो 0 माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻80 कितना आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻80। इतनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होगी। अरे खुद सोचो ना, बाहर की एनर्जी कितनी है, हमें सीधा वहाँ से निकालना है इसको। बाहर की एनर्जी 0, अंदर की एनर्जी 2.18। अगर मैं दोनों एनर्जी को माइनस कर दूंगा तो मुझे वो एनर्जी मिल जाएगी जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसको निकालने के लिए। तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये कितनी हो गई, इन्फिनिटी की एनर्जी है। ये कितनी है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, इतना आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना है किलो जूल पर मोल में, तो कैसे करोगे, किलो जूल में है, किलो में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, और एक मोल में हमारे पास होते हैं 6.022 10⁻⁻+ 23। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। अब इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। तब तक के लिए इसको नोट करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ, केमोफोबिया।